हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान आया सामने। वॉलंटियर्स को प्लेटफॉर्म देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के दिए आदेश। राकेश टिकैत के बक्कल उधेड़ने वाले बयान पर जमकर बरसे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, महात्मा गांधी के देश में नहीं चलेगा हिंसक आंदोलन, होगी कानूनी कार्रवाई। हरियाणा में सरकारी गोदाम से सरसों की 6,512 बोरियां गायब। मामले में एक्शन। प्रशासन ने 3 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। निजी सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो की सजा हुई मुकम्मल। तिहाड़ जेल से हुए रिहा। गुरुग्राम में किसान और कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर किया ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में और इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ जुबैर खान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने के इच्छुक लोगों के लिए सरकारी स्तर पर प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा ताकि उनका सहयोग लेकर व्यवस्थाओं में और बेहतर तरीके से सुधार लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो समाज के लिए खुद से काम करना चाहते हैं और उन्हें इसके बदले में किसी चीज की चाह या आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ऐसे लोगों के लिए वॉलंटियर सेवा देने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने की तमाम जरूरतों को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के बहुत से ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्ति भी हैं जो समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए कार्य योजना तैयार की जानी बेहद जरूरी है। इससे न केवल समाज का भला होगा बल्कि इन तमाम अनुभवी लोगों को भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इजराइल के यरूशलेम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर 5,000 से ज्यादा लोग एम्बुबाइक सेवा से जुड़े हुए हैं। ये सभी किसी भी वक्त आपात सेवाएं देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही इनके मोबाइल में कोई अलार्म बजता है तो तत्काल दुर्घटना स्थल पर एम्बुबाइक लेकर पहुंच जाते हैं और घायलों की मदद करते हैं। हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर उभर कर सबके सामने आ चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक कुमारी सैलजा को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इस पर चुटकी लेते हुए सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। हम तो रोज देखते हैं कांग्रेस के नेता एक दूसरे के कार्यक्रमों का बाइकआउट करते हैं। वहीं किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अनिल विज ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किसान नेता आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। अब लोगों से जान बचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत की तरफ से बीजेपी नेताओं के बक्कल उधेड़ देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि यह महात्मा गांधी का देश है। यहां धरना प्रदर्शन की इजाजत तो है लेकिन इस तरह की भाषा बोलने की और ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति बिल्कुल संविधान नहीं देता और जो ऐसा करेगा उसका कानून जरूर इलाज करेगा। हरियाणा सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा से एक कदम आगे जाकर ईज ऑफ लिविंग के कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाना शुरू किया है। इसी कड़ी में अब वाहन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को फेसलेस बनाने और इसमें मानवीय हस्तक्षेप की किसी भी गुंजाइश को खत्म करने के मकसद से सरकार ने प्रदेश में पूरी तरह से बनाई गई नई परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलरों से करवाने का फैसला लिया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब नए वाहनों के पंजीकरण के लिए डीलर्स को संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण के तमाम दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा। डीलर्स को पंजीकरण प्राधिकरणों के पास दस्तावेजों या फाइलों की हार्ड कॉपी भेजने की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण परिवहन पोर्टल पर वाहनों के ऑनलाइन जमा करवाए गए दस्तावेजों का विवरण की जांच भी आसानी से हो सकेगी। हरियाणा के पलवल के मुंडकटी थाना क्षेत्र के गांव बंचारी में एक शख्स की हत्या कर शव को गांव के तालाब में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जैसे ही ग्रामीणों ने तालाब में तैरते शव को देखा तो तुरंत पुलिस को इस बाबत सूचना दे दी गई। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया। पुलिस जांच अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के भाई विजय ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके भाई को गांव के रहने वाला सुनील अपनी बाइक पर लेकर गया था। पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनका भाई काफी वक्त तक वापस जब घर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू हुई।
उसी दौरान गांव के एक अन्य व्यक्ति ने परिजनों को बताया कि उसने सुनील के साथ उनके भाई को शराब पीते हुए देखा था। इसके बाद परिजन जब उसी जगह पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक तालाब में लाश तैर रही है। पीड़ित ने शिकायत में यह भी कहा है कि सुनील से उनकी पुरानी रंजिश थी, जिसकी वजह से उसने उनके भाई की शराब पिलाकर हत्या कर दी। भाई की हत्या कर दी गई थी जी। उसे घर से ले गए थे जी, पाने के कारण कि हम कोशिश चल रहे हैं। कोशिश जाने के बाद उसे ड्रिंक पिलाई है। ड्रिंक पिलाने के बाद उसे मार दिया गया। फिर मारने के बाद वो घर गया। घर फिर उसने ताला लगा लिया है। ताले में फिर पुलिस आई है। पुलिस ने हमें रिपोर्ट करी है। फिर पुलिस वाले ने वो निकाला घर से। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई की, कितनी उम्र है? मेरे भाई का नाम शामवीर है। 44 साल की उम्र। तो किन किन लोगों ने हत्या की थी? सुनील कुमार ने की जी, हरिचंद का लड़का है। क्या मामला है जो हत्या का मामला? शामवीर उर्फ तोताराम पुत्र मोहरपाल निवासी बंचारी। इसके साथ इसके गांव के एक बंदे ने संग शराब पी और इसकी डेड बॉडी कल शाम वो एक जोहर में मिली है। तो परिवार वालों का शक है भाई हमारा लड़का ये मार के डाल दिया है। इसमें अब बोर्ड द्वारा इसका वो करा रहे हैं पोस्टमार्टम और तब से मिला जा रही है। जैसी भी कार्रवाई होगी मामला की। तो मतलब मामला दर्ज कर लिया? मामला दर्ज कर दिया 302 का। अच्छा, सर क्या आरोपी गिरफ्तार कर लिया क्या? अभी नहीं करेंगे। कितने आरोपी हैं इसमें? एक आरोपी है। अच्छा, एक आरोप लगा। गाँव का ये इनकी बघेली है सुनील, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा इन्होंने मार के जोड़ डाल। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा आजादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया 75 अभियान को शुरू किया गया है। इसके तहत केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 1 से 7 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। वे केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने दालों को फसल बीमा योजना के साथ जोड़ने की भी मांग की। कृषि मंत्री दलाल ने बताया कि इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री के समक्ष 2 मांगों को भी रखा गया। पहली मांग दालों को फसल बीमा योजना के साथ जोड़ने की है, क्योंकि हरियाणा में दालों को बहुत बड़े भूमि क्षेत्र पर बोया जाता है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से दालों को नुकसान होता है तो किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसका लाभ मिलना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी होने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला आज करीब सुबह 9:30 बजे अपनी रिहाई के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे। यहां कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद वो अपने फॉर्म पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आए। इस दौरान उनके पोते करण चौटाला उनके साथ मौजूद दिखाई दिए। तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद इनेलो सुप्रीमो गुरुग्राम स्थित अपने आवास के लिए रवाना हुए। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर हजारों की संख्या में इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का दीदार करने पहुंचे। तो वहीं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि अभी हाथ में चोट की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी है। पार्टी में अभी चौटाला साहब को हाथ में जो चोट लगी थी उसके कारण थोड़ा सा डॉक्टरों ने रेस्ट की सलाह दी है, आराम की सलाह दी है। और जैसे ही वो ठीक होंगे हरियाणा में आएंगे और उसके बाद में कार्यक्रम बनाएंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी संगठन के मामले में हिंदुस्तान में सबसे मजबूती के साथ काम करते हैं। उनका बहुत बड़ा तजर्बा, बहुत लंबा तजर्बा है। चौटाला साहब के आने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जो कार्यकर्ता किसी वजह से रुष्ट हो गए थे या बरगलाई में आ गए थे, वो सभी चौटाला साहब के बाहर आने के बाद में सभी जुड़ जाएंगे। परिवार को एक कर पाएंगे? परिवार को एकजुट बात परिवार की नहीं है, बात पार्टी की है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस पार्टी को मजबूत किया है। चौटाला जी जैसे ही स्वस्थ होंगे सबसे पहले किसानों के बीच जाएंगे। हरियाणा सरकार ने गांवों को निर्धारित समय सीमा में लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा था। इसके तहत हर जिले में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड को तय समय में तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के तमाम गांवों में ड्रोन कैमरों से सर्वे का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिए जाएंगे। इस तरह प्रदेश के तमाम गांवों के लोगों को उनके मालिकाना हक दे जाने की सरकार की व्यापक योजना है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्वामित्व योजना को जल्द ही अमली जामा पहनाने के लिए उच्च अधिकारियों की कमेटी का गठन भी किया गया है। इसके अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें आयोजित करके जिलों में काम करने वाले अधिकारियों से लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में वैक्सीनेशन का काम तेज गति के साथ चल रहा है ताकि तीसरी लहर आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों को विशेष कैंप लगाकर वैक्सीनेट किया गया। वहीं जिला कोर्ट परिसर में खास कैंप के जरिए जज, वकीलों और उनके साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी वैक्सीनेट किया गया। जिला सिविल सर्जन के मुताबिक जिले में अब तक 8.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। रेलवे स्टेशन पर चल रहे वैक्सीनेशन कैंप के दौरान स्टेशन अधीक्षक ए.के. गोयल ने बताया कि प्रशासन की तरफ से खास तौर पर यह कैंप लगाया गया है और हमने 250 लोगों को रजिस्टर्ड किया था जिन्हें अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। मुझे मेरे ऑफिस के द्वारा पता चला, SSCPV ऑफिस फरीदाबाद। ये पहली डोज है दूसरी? पहली डोज है। अच्छा, तो काफ़ी समय हो गया अब आप लगा रहे हैं, तो पहले समय नहीं मिल पाता था? पहले स्लॉट बुक नहीं हो पाया। अब यहाँ पर कैंप का वैकेशन हुआ तो यहाँ पे लगा लिया और बड़ी आसानी से हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं आई। अभी भी कई भ्रांतियाँ जो लोगों के बीच में है वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, आप क्या कहते हैं कि लोगों को कितना आगे बढ़कर आना चाहिए? नहीं, जागरूक होना चाहिए, लगवानी चाहिए और ये लगवाना ज़रूरी है। आज हमारे यहाँ प्रशासन की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और जिसमें 250 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया है और हमारे पास 250 डोजेज आई हैं और वो वहाँ पे लगाई जाएंगी। सर, आज कौन सी वाली जो वैक्सीन है कोविशील्ड है? कोविशील्ड ही लग रही है। अच्छा, तो लगभग 250 लोगों को आज लगाई जाएगी। कितने बजे तक चलेगा ये कैंप? ये हमारा 9 से 4 बजे तक का इंतजाम है। अगर उससे पहले ख़त्म हो जाती है तो उससे पहले ख़त्म कर देंगे। देखिए, कुल हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार 18 लाख की आबादी है, जिसमें से 18 से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, 18 साल से ऊपर वाले, उन सभी को हमने वैक्सीनेट करना है। परंतु वैक्सीनेशन करने के लिए एक जो तरीका अपनाया जाता है वो हाई रिस्क से लो रिस्क पे अपनाया जाता है और उसी कड़ी में आपने देखा होगा सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण किया गया है, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका किया गया है। अब उसी कड़ी में हम लोगों ने हॉकर्स का अलग से हमने वैक्सीनेशन किया, क्योंकि हॉकर रोज़ाना हाउस टू हाउस जा कर के अपने अखबार डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद रेलवे में लोग बाग सफ़र करते हैं तो रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों का आज हमने स्पेशल कैंप लगाया है, क्योंकि वो लोग उन यात्रियों के आम पब्लिक के संपर्क में आते हैं। इसके अलावा चूँकि अब कोविड कम हुआ है और कोर्ट कभी भी खुल सकती हैं, वहाँ फिजिकल अपीयरेंस जब होती है तो वहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक अधिवक्ता होते हैं, दूसरे न्यायिक अधिकारी और न्यायिक के कर्मचारी होते हैं। तो उनके लिए भी हमने स्पेशल आज कोर्ट में और बार काउंसिल के अंदर हमने कैंप। हरियाणा सरकार ने भारी प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। राज्य सरकार ने 11 IAS, 32 HCS और 2 HPS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इनमें कई जिलों के SDM, ADC और नगर मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। इसके बाद IPS अधिकारियों के तबादले की बारी है। प्रदेश सरकार ने करनाल के मंडलायुक्त और हरियाणा बीज विकास निगम के प्रबंध निदेशक संजीव वर्मा को पहले से ज्यादा पावरफुल बना दिया है। राज्य सरकार प्रदेश में पनप रहे बीज माफिया के दबाव में नहीं आई। राज्य सरकार ने संजीव वर्मा को अब हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त कार्यभार की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। बता दें कि संजीव वर्मा ने बीज विकास निगम में 29 साल से चले आ रहे बीज घोटाले का पर्दाफाश किया था। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में IAS, IPS और HPS अधिकारियों के तबादले के बाबत यह फैसला लिया गया है। कई प्रशासनिक अधिकारियों को इधर से उधर किए जाने की खबर सामने आई है। इनमें 11 IAS समेत कुल मिलाकर 45 अफसरों के ट्रांसफर होने हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम और औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के अधिकारियों
के बाबत भी ये तबादला नीति अमल में लाई गई है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम एक बार फिर बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठी। मानेसर शराब के ठेके पर 2 बदमाशों ने अलियार गांव के सरपंच पर 10 राउंड फायर किए। हालांकि इस वारदात में सरपंच गुलबीर उर्फ गब्बू की जान बाल बाल बच गई। इस पूरी वारदात का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरपंच अपने कुछ साथियों के साथ ठेके के अंदर बैठा हुआ है। तभी वहां चेहरे पर मास्क लगाए एक युवक पहुंचता है और फायरिंग किए देता है, जिसके बाद सरपंच और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और बदमाश दोनों हाथ से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस ने हंगामा बर्पा होने के बाद मुस्तैदी दिखाई और इस बाबत अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये कल शाम की बात है। वहाँ पे सेक्टर 8 में IMT पे एक ठेका है, उस पे 4 युवक आए एक मोटरसाइकिल पे और उनमें से एक ने फायर किए हैं, जिसके संबंध में हमने IMT मानेसर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली है 4 लोगों के खिलाफ 307 के तहत, और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हमारी कोशिश है जल्द से जल्द जो भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके और उनको सलाखों के पीछे तक पहुंचाएं। सर, एक के बाद एक दूसरी बात आता है शराब कारोबारियों की, क्या कहेंगे? अभी उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, लेकिन 2 गुटों का इनका आपस में झगड़ा चल रहा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वही गुट शामिल होगा दूसरे वाला या नहीं होगा। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और उस पर हम जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द इनको हम गिरफ्तार करने की कोशिश में। दोनों वारदातें क्या सेम हैं सर? उसी चीज में ये रंजिश सामने आ रही है सर? अभी मैंने बताया, पहली जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कासन गांव में झगड़ा हुआ था जिसमें फायरिंग हुई थी और उसमें हमने 3 आदमी अरेस्ट कर लिए हैं। ये वहाँ से अलग सेक्टर 8 में जो ठेका है शराब का, उस पर वारदात हुई है और अभी उन चीज़ों को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये एक ही गुट का काम है या अलग अलग का है, और जो भी शामिल हैं हम उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या आरोपियों की पहचान हो पाई? अभी तक पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सर, मेरा नाम है धीरू राजपूत। धीरू, ये बताओ कल क्या हुआ था यहाँ पर? सर, 8:30 बजे 4 युवक आए, दोनों हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने पूछा मालिक का नाम कि बलबीर सिंह यहाँ हैं या नहीं है, तो मैंने कहा अभी तो नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, दोनों हाथों से पिस्टल चलाना शुरू कर दिया। हम अपनी जान बड़ा मुश्किल में बचा के यहाँ से भागे। कितने लोग आए थे, किस चीज़ पर आए थे वो 2 बाइक पे थे। 4 लोग थे, 1 लोग तो ठेका पे आए और 3 लोग बाहर थे, बाहर खड़े। कैमरे में भी सारा रिकॉर्ड हुआ है? कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तो अच्छा, ये पहचान पाया उसको कि कौन था वो शख्स जिसने गोली चलाई या जो बाइक पे आए थे वो लोग कौन थे? सर, ये तो नहीं पता, वो मास्क लगाए हुए थे। हरियाणा राज्य भंडागार निगम के कलाकोर स्थित एक गोदाम में जांच के दौरान सरसों की 6,512 बोरें गायब होने का मामला सामने आया है, जिनकी कुल कीमत 1,62,00,000 रुपए बताई जा रही है। हरियाणा राज्य भंडागार निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि जांच के आधार पर प्रबंध निदेशक की तरफ से सख्त निर्णय लेते हुए सरसों की बोरियों की हेराफेरी में संलिप्त जिला प्रबंधक JS नायरा, प्रबंध राजेश दिसोदिया और गोदाम कीपर राजेश ग्रेवाल को निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त गोदाम कीपर राजेश ग्रेवाल और एक सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ कलानौर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि स्टॉक के इस दुरुपयोग में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की सटीक भूमिका का पता लगाने के लिए निगम के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार शर्मा द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया था, ताकि स्टॉक की इस हेराफेरी में शामिल लोगों और इनके द्वारा की गई चूकों का पता लगाया जा सके। हरियाणा में तेज धूप और लू ने परेशान किया हुआ है। गर्मी ऐसी है कि रात के वक्त भी चैन नहीं है। धूल भरी हवाओं से और भी दिक्कत बनी हुई है। राजस्थान से सटे इलाकों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। नारनौल में रात का पारा 32 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। वहीं हिसार में रात का पारा 28 डिग्री है। ऐसा ही हाल दिन के तापमान का भी है। दिन का तापमान करीब 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है।
जैसे जैसे दिन चढ़ता है तेज गर्म हवाओं के थपेड़े लगने लगते हैं। कल की तरह ही आज भी पूरा दिन धूल के गुबार और गर्म हवा के थपेड़े से लोग बेहाल रहे। रात का अचानक तापमान बढ़ने से लोगों को बिजली कट भी परेशान कर रहे हैं। वहीं 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच उत्तरी हरियाणा में बारिश के संकेत मिले हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद गर्मी का असर पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। 5 जुलाई के बाद ही स्थिति का पता चलेगा। वहीं प्रदेश में मौसम अभी भी ऐसा बना हुआ है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है उससे गर्मी की तपिश लगातार बढ़ रही है। तो फिलहाल हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।